गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटे आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में। बेटे ये फाइनेंशियल डिसीजन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बेटे आपका जो वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट बनता है वो इसी में से अराइज होते हैं क्वेश्चंस कि आप डिटरमाइन करके बताओ कि डिसीजन किससे रिलेटेड है और कैसे कैसे हमारे टॉपिक को अफेक्ट करेगा। अब देखो बेटे, मॉडर्न थिंकर्स हैव मेड अ मेंशन ऑफ 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। देखो बेटे, जितने भी मॉडर्न थिंकर्स थे उन्होंने उनका अपना विचार क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजर को ये तीनों ही डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और केयरफुली एनालिसिस करने के बाद ही इन डिसीजंस को लेना चाहिए। तो फर्स्ट डिसीजन है बच्चों इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट लीड्स टू सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड। देखो बेटे, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है किससे रिलेटेड है? एसेट की सिलेक्शन से रिलेटेड है कि हमें किस तरह के एसेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फाइनेंसिंग डिसीजन कि हमें किन सोर्सेज से फाइनेंस को अवेल करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। और थर्ड डिसीजन है बच्चों बेसिकली डिविडेंड डिसीजन, जो हमें क्या बताता है व्हाट पोर्शन ऑफ अर्निंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, हमें प्रॉफिट का कितना हिस्सा एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बेटे इस वीडियो के अंदर अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में ही स्टडी करेंगे। Investment decision. It refers to the selection of assets in which funds will be invested by the business. अब देखो बेटे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? एसेट को सिलेक्ट करने से है कि जिसके अंदर हम लोग फंड्स को इन्वेस्ट करेंगे। एसेट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द बिजनेस आर ऑफ 2 टाइप्स। देखो बेटे, एसेट जिसकी बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है वो 2 तरह की होती है। फर्स्ट होती है बच्चों लॉन्ग टर्म एसेट, सेकेंड होती है हमारी शॉर्ट टर्म एसेट। ऑन द बेसिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसी के आधार पर बेटे जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो भी कितनी तरह का होगा? 2 तरह का होगा। फर्स्ट देखिए बच्चों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे कि आपने पढ़ा था अगर हम लोग फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं और इसको बेसिकली कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल बाइंग अ न्यू मशीन। अगर हम लोग बेटे नई मशीन खरीदते हैं, आप सबको पता है बेटे मशीन में जो इन्वेस्टमेंट है करोड़ों रुपीस के अंदर होती है, तो नो डाउट बेटे ये जो एसेट्स हैं हमारी क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट्स है। नो डाउट बेटे अगर एक बार हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स के केस में कोई भी गलत डिसीजन लेते हैं तो उसका इफेक्ट बिजनेस को काफी लंबे समय तक एडवर्सली अफेक्ट करेगा। अब देखो बेटे, इट रिलेट्स टू द इन्वेस्टमेंट इन अ लॉन्ग टर्म एसेट, फॉर एग्जाम्पल बाइंग अ न्यू मशीन। For the same purpose, the finance manager has to make a comprehensive study of various alternatives available in the market on the basis of their cost and profitability. These decisions are very important as they affect the earning of the business over a long run. देखो बेटे ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड है। जैसे हम एक नई मशीन खरीदते हैं तो बेटे इसके लिए एक फाइनेंस मैनेजर को क्या करना चाहिए? कंपैरेटिव स्टडी, एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स मार्केट में हमें डिफरेंट मशीन्स के रूप में अवेलेबल होते हैं, तो उन मशीन्स में से बेस्ट मशीन का सिलेक्शन करने के लिए उस मशीन की कॉस्ट और उससे मिलने वाली प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर हमें एक बैलेंस डिसीजन लेना चाहिए। दे डिसीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे अफेक्ट द अर्निंग ऑफ द बिजनेस ओवर ए लॉन्ग रन। तो बेटे ये डिसीजन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के अंदर बिजनेस की जो बात करते हैं हम लोग अर्निंग कैपेसिटी को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। इन डिसीजन है बच्चों हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस इज रेफर टू द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देखो बेटे ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। देखो बेटे जब हम लोग शॉर्ट टर्म यानी करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इस डिसीजन को क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इट रिलेट्स टू द इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स, कैश, स्टॉक, डेटर्स एक्सेट्रा। फाइनेंस मैनेजर हैज टू एंश्योर दैट there is sufficient investment in these assets as they affect the liquidity position of a business. एक फाइनेंस मैनेजर को क्या करना चाहिए? इन एसेट्स में एक सफिशिएंट मैनर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में निवेश करना चाहिए, क्योंकि बेटे कहीं ना कहीं इन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। फॉर द सेम पर्पज द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ दीज एसेट्स आर कंपेयर। तो बेटे हमें इन एसेट से मिलने वाली लिक्विडिटी, अगर हम कैश में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी और प्रॉफिटेबिलिटी, दोनों को ही ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो बेटे लॉन्ग टर्म डिसीजन जब हम लोग लॉन्ग टर्म डिसाइड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या क्या बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए? क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजन और शॉर्ट टर्म डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन, लॉन्ग टर्म डिसीजन को हम लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं।
फर्स्ट वन है बच्चों हमारा कैश फ्लो ऑफ द बजट प्रोजेक्ट सॉरी। तो बेटे वी ऑल नो दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड है। तो देखो बेटे इसके कारण कैश का आउटफ्लो भी होगा और कैश का इनफ्लो होगा ओवर ए सेवरल ईयर्स। देखो बेटे इसके कारण अगर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बार कैश का आउटफ्लो हो गया और लॉन्ग रन के अंदर उस बिजनेस के अंदर मशीन का यूज करेंगे तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। द अमाउंट नीडेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज नोन एज कैश आउटफ्लो। एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए जितनी अमाउंट की हमें रिक्वायरमेंट होगी वो हमारा कैश आउटफ्लो है। ऑन द अदर हैंड रिटर्न्स फॉर द सेम इन्वेस्टमेंट इज नोन एज कैश इनफ्लोज। तो बेटा उस इन्वेस्टमेंट जो हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके बदले में हम लोग जो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन को बेचकर जो हम कमाएंगे वो बेटे हमारे लिए क्या है, रिटर्न्स। तो रिटर्न्स बेटे हमारे क्या कहलाते हैं, कैश आउटफ्लोज कहलाते हैं। बोथ ऑफ दीज नीड टू बी एनालाइज्ड केयरफुली बिफोर फाइनलाइजिंग द इन्वेस्टमेंट। दोनों बातों को ही बड़ा ध्यान से डिसाइड करना चाहिए। कैश फ्लो को भी ध्यान में रखना चाहिए, कैश इनफ्लो को भी और आउटफ्लो को भी, दोनों को ही कंसीडर करने के बाद हमें एक बैलेंस डिसीजन लेना चाहिए। सेकंड वन, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि बेसिकली हम प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि उस एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अंदर रेट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज कितनी है। ए प्रोजेक्ट में नॉट बी प्रॉफिटेबल एज कम्पेयर टू अदर। देखो बेटे हर एक प्रोजेक्ट दूसरे के कंपैरेटिवली प्रॉफिटेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। द क्राइटेरिया टू डिसाइड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो बेटे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के अंदर कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं रेट ऑफ रिटर्न को लेकर। रेट ऑफ रिटर्न को बेसिकली कैलकुलेट करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट। हमारा जो प्रोजेक्ट है उससे हम लोग कितनी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमें कितना एक्सपेक्ट है कि हमें रिटर्न होगा, एंड द रिस्क अटैच विद द प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के साथ कितना रिस्क है। जैसे बेटे इसके लिए मैं आपको पॉइंट को बेटे मैं क्लियर करने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे मान लो बेटे हमारे पास दो मशीन्स अवेलेबल हैं ऑप्शन में ए मशीन और बी मशीन। तो बेटे जब हम लोग मशीन को में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में डिसीजन ले रहे हैं तो हम लोग रेट ऑफ रिटर्न को भी ध्यान में रखेंगे कि एक मशीन से हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, दूसरी मशीन से हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा और कितना ज्यादा रिस्क कौन सी मशीन के इन्वेस्टमेंट करने से आएगा। देन अब हम उसके बारे में एनालाइज करने के बाद बेटे हम लोग क्या लेते हैं, कैसा इफेक्टिव डिसीजन लेते हैं जिस भी प्रोजेक्ट के यानी कि जिस भी मशीनरी के अंदर हाई रेट ऑफ रिटर्न होंगे हम उस ऑप्शन को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही बेटे इफ टू प्रोजेक्ट्स आर ऑफ द सेम रिस्क क्लासेस, दोनों में रिस्क तो क्या है, सेम है, तो बेटे हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रोजेक्ट का रिटर्न हाई रेट ऑफ रिटर्न होगा उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। थर्ड है बच्चों इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया व्हेन द इन्वेस्टर इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग टर्म एसेट। सच वन इज फर्स्ट वन इज फंड्स इन्वॉल्व, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न और कैश फ्लो। बेटे बेसिकली जो पर्टिकुलर हमारी इन्वेस्टमेंट को इस तरह के सभी जो डिसीजंस हैं, जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फॉर द सेम पर्पस कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स आर अप्लाइड। तो बेटे हम लोग कैपिटल बस्टिंग टेक्निक का फॉलो करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, रिस्क का पैटर्न कितना है, सबके बारे में डिसाइड करके उन लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं जो लॉन्ग टर्म तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। देखो बेटे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। द डिसीजन इज रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। शॉर्ट टर्म बेटा जो एसेट्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म एसेट्स हम सबको पता है, आप सब अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं कि शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं। तो बेटे करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कीपिंग एडुकेट अमाउंट of the working capital at all the times in a business is called management of working capital। पर्याप्त मात्रा में अपने पास बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना ताकि जब उसकी रिक्वायरमेंट हो उसको प्राप्त किया जा सके, उसके थ्रू हम लोग पेमेंट कर सकें, इजीली अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर सकें, सप्लायर को पेमेंट कर सकें, डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को पे कर सकें, हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर सकें। तो इन सब के लिए बेटा हमें किसकी जरूरत होती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। देखो बेटे एडुकेट मैनर का मतलब क्या है कि हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ना तो बहुत कम होनी चाहिए ना ही बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बेटे दोनों ही पोजीशन बिजनेस के लिए क्या होती हैं, बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट करती है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को भी और नो डाउट बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी को भी। अब देखो बेटे
एडुकेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल शुड नाइदर बी मोर और नोर लेस देन रिक्वायर्ड, ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए। बोथ दी सिचुएशंस आर हार्मफुल, ये सभी सिचुएशंस क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं। इफ द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज मोर देन रिक्वायर्ड इट विल नो डाउट इंक्रीज लिक्विडिटी बट डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मान लो बेटे हमारे पास बिजनेस में वर्किंग कैपिटल जरूरत से ज्यादा होगी, जितनी कि हमें रिक्वायरमेंट 5 लाख की है और बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल कितने के 10 लाख की है, तो बेटे इसके कारण क्या होगा, हमारी लिक्विडिटी तो बढ़ जाएगी, आपके पास कैश ज्यादा अवेलेबल होगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर इंस्टांस इफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश kept in a working capital, then the excessive cash will remain idle and cause the profitability to fall। देखो बेटे अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैश अवेलेबल होगा तो इसका सबसे नेगेटिव इफेक्ट क्या आएगा बिजनेस के अंदर, कि बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ द अमाउंट ऑफ कैश एंड करंट एसेट्स इज वेरी लिटल, अगर हमारे पास कैश की रिक्वायरमेंट क्या होगी बेटे, बेसिकली कैश जो है वो क्या होगा, लिटल का मतलब क्या है, कम होगा पहले। एंड लोट ऑफ डिफिकल्टीज विल हैव टू बी फेस्ड बाय द कंपनी टू कंप्लीट द डेली एक्सपेंसेस मेकिंग पेमेंट टू द क्रेडिटर्स। अगर बेटा हमारे पास वर्किंग कैपिटल पेमेंट कर मतलब लिटल का मतलब क्या, थोड़ी कम होगी, तो इसका भी तो नुकसान होगा कि हम डेली रूटीन एक्सपेंसेस को पे नहीं कर पाएंगे, पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्रेडिटर्स को। दस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल is to determine optimum amount of current assets and current liabilities so that profitability of business remain intact। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग कैपिटल को ऑप्टिमम अमाउंट के अंदर बिजनेस के अंदर मेंटेन करना चाहिए, करंट एसेट्स में भी, करंट लायबिलिटीज में भी, ताकि हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना पड़े और लिक्विडिटी भी क्या रहे, मेंटेन रहे। इन शॉर्ट लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर हम बात करते हैं तो हमारी लिक्विडिटी है वो क्या करती है, प्रॉफिटेबिलिटी है जो बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है बेटा, क्योंकि बेटे आप सबको पता है जो हमारे शॉर्ट टर्म डिसीजन हैं, हम लोग शॉर्ट टर्म डिसीजन में करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हमारे पास बच्चों वर्किंग कैपिटल जरूरत से ज़्यादा होगी तो इसके कारण हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। मान लो बेटा हमने जो वर्किंग कैपिटल अरेंज कर रखी है लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज कर रखी है, तो बेटा हमारे पास कैश तो आइडल पड़ा है क्योंकि हमें इतने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमने उसके बदले में लोन ले रखा है या डिबेंचर्स इश्यू कर रखे हैं तो बेटे नो डाउट हमें अपने प्रॉफिट में से उन दोनों का इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेटे मेरा इस वीडियो के बाद एक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली वो क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर द मेन फैक्टर्स ऑफ शॉर्ट टर्म डिसीजन is a short term decision, explain how it is possible, whether it is true or false। आप अपने जजमेंट के लिए पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आप मुझे इसका आंसर बताइए और ध्यान से सुनिए बच्चों। वीडियो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बेटे, आपके बहुत काम आने वाले हैं ये बेटे, आगे बीकॉम में हायर क्लासेस के अंदर भी आपको हेल्पफुल होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।